होली है। ये दो शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? रंग, मस्ती, गुझिया, दोस्त, फैमिली। लेकिन एक और चीज भी है जिस पर हम कम बात करते हैं, डर। जी हाँ, डर। कई लोगों के लिए होली मस्ती नहीं, टेंशन होती है। कई लड़कियों के लिए ये फेस्टिवल एक्साइटमेंट नहीं, एग्जाइटी लेकर आता है। कई लोग इस दिन घर से निकलना अवॉइड करते हैं। आज हम होली की हिस्ट्री, उसकी मिथोलॉजी, उसका सोशल इम्पैक्ट, उसकी पॉलिटिक्स और सबसे जरूरी कंसेंट पर बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि होली कहाँ से आई। होली का जिक्र बहुत पुरानी ग्रंथों में मिलता है। ये मूल रूप से एक वसंत उत्सव था। सर्दी खत्म होते ही नई फसल तैयार होती थी। गांव के लोग मिलते थे, आग जलाई जाती थी, गेहूं की बालियां सेकी जाती थी। ये एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन था। यानी शुरू में होली धार्मिक नहीं थी, एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल था, मतलब नेचर के साथ जुड़ा उत्सव। लेकिन समय के साथ इसमें पौराणिक काल्पनिक कथाएं जुड़ती गईं। होली की सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी। बहुत सिंपल है। एक राजा हिरण्यकश्यप था जिसे अपनी पावर पर बहुत घमंड था। वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद, वो भगवान विष्णु की आस्था पर अड़ा रहा। और यहीं से विवाद शुरू होता है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ आस्था। राजा ने अपने बेटे को सजा देने की कोशिश की। आखिर में होलिका को कहा गया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठे। कहानी कहती है कि होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। इस कहानी का प्रतीक था, पावर अगर अहंकारी हो जाए तो जलती है, फेथ अगर सच्चा हो तो बच जाता है। लेकिन हर साल लोग होलिका दहन करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम किस चीज को जला रहे हैं? अहंकार, तानाशाही, या ये बस एक रस्म निभा रहे हैं? वहीं कुछ दलित बहुजन चिंतक इस कथा को अलग नजर से देखते हैं। उनके नजरिए से देखें तो हिरण्यकश्यप खलनायक नहीं था और होलिका को जबरन जलाया गया था। कुछ लोग होलिका दहन को महिलाओं का अपमान और महिला विरोधी त्योहार कहते हैं। उनकी कहानी के मुताबिक प्रहलाद नशे का आदी था। उसने अपनी बुआ होलिका का पहले बलात्कार किया और फिर उसे जिंदा आग में जलवा दिया। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ, इसके कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते। अब बात करते हैं पौराणिक कथा की। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है कि असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया और ऐलान कर दिया कि राज्य में केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ और आहुति बंद करवा दी और भगवान के भक्तों को सताना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर 5 साल के प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। संयोग से वो चादर ओढ़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। अब ये कहानी कितनी सच है या कितनी गलत, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सी कहानी पूरी तरह सही है, कौन सी नहीं। सवाल यह है कि क्या हम एक ही कथा को अलग अलग सामाजिक अनुभवों से समझ सकते हैं। धार्मिक कथा के मुताबिक होलिका को किसी ने जलाया नहीं था, न उसने खुद जलकर अपना बलिदान किया। उसके भाई हिरण्यकश्यप ने उसे विष्णु के कट्टर भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए बुलाया था, क्योंकि भाई को विश्वास था कि होलिका तो जलेगी नहीं, क्योंकि उसके पास अग्निरोधी वस्त्र है। लेकिन ईश्वर को होलिका के साथ छल करना पड़ा अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। होलिका की अग्निरोधी शॉल उड़कर प्रहलाद से लपेट दिया और ऐसे में होलिका तुरंत जलकर राख हो गई। इस कहानी का मकसद महिला विरोध नहीं है, बल्कि नास्तिकों को क्रूर बताकर नास्तिकों का विरोध करना है। कहानी का संदेश यही है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, जो भी ईश्वर या ईश्वर के भक्तों का विरोध करेगा उसे ईश्वर दंड देगा। इसी तरह अन्य कथाओं में ईश्वर को न मानने वाले पुरुषों के वध की कथाएं भी रची गई हैं। होलिका की तरह रावण का पुतला भी आज तक हर साल जलाकर विरोध जताते हैं। हालांकि यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने की बात है कि महिलाओं को ज्यादा दर्दनाक मौत की कहानी रची गई।
जलकर मरना ज्यादा दर्दनाक होता है। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो मैं होलिका दहन की परंपरा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। लोक कथाओं के अनुसार भले ही होलिका को प्रहलाद वध के प्रयास के कारण एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ मान्यताओं में उनकी एक अलग छवि मिलती है। कहा जाता है कि होलिका अपने प्रेमी इलोजी से विवाह करने वाली थी, लेकिन उसी दिन उनके भाई हिरण्यकश्यप ने उन्हें प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने का आदेश दिया। मना करने पर इलोजी को जान से मारने की धमकी दी गई, इसलिए होलिका को मजबूरी में अग्नि में बैठना पड़ा। इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि होलिका ने स्वयं अपनी अग्निरोधी शॉल प्रहलाद को ओढ़ा दी, क्योंकि वो अपने भतीजे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बच गए और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। आगे की लोक कथा बताती है कि होलिका की मृत्यु से व्यथित होकर इलोजी ने सब कुछ त्याग दिया और वनवासी जीवन जिया। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसी त्याग और प्रेम के प्रतीक के रूप में होलिका को प्रेम की देवी के रूप में भी याद किया जाता है। अब बात करते हैं होली से जुड़ी दूसरी कथाओं पर। होली को लेकर दूसरी कथा जुड़ी है राधा और कृष्ण से। कहते हैं कृष्ण अपने रंग को लेकर चिंतित थे। राधा गोरी थी। माँ ने मजाक में कहा कि राधा को रंग लगा दो, और वहीं से रंगों की होली शुरू हुई। बरसाना की लठमार होली, वृंदावन की फूलों वाली होली होती है। ये सब प्रेम, शरारत और लोक उत्सव का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक मॉडर्न सवाल है, क्या शरारत और हरासमेंट के बीच फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। वहीं तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर होली को कमान पंडिगई, काम विलास और कामा दाहा नाम कहते हैं। कर्नाटक में होली के पर्व को कामना हब्बा के रूप में मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ऐसी ही होली होती है। साउथ इंडिया में एक कहानी के मुताबिक कामदेव और शिव की कथा के मुताबिक कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। शिव ने क्रोध में उन्हें भस्म कर दिया और बाद में वे अनंग रूप में लौटे। ये कहानी डिजायर और डिसिप्लिन के बीच बैलेंस की बात करती है। तो सवाल है, आज के फेस्टिवल में बैलेंस कहाँ है? वही राजस्थान में होली राजसी परंपराओं और लोक संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ की शाही होली एक स्पेशल अट्रैक्शन का केंद्र होती है, जहाँ पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य, संगीत के साथ उत्सव मनाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में ढोल, चंग और गैर नृत्य के साथ सामूहिक रंगोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की होली के पीछे की कहानी, होली की मूल धार्मिक कथा प्रहलाद और होलिका की ही है, लेकिन शाही होली की परंपरा राजपूत दरबारों से विकसित हुई, जहाँ राजा जनता के साथ उत्सव मनाकर सामाजिक एकता और संरक्षण का संदेश देते थे। ये परंपरा समय के साथ सांस्कृतिक उत्सव में बदल गई। पंजाब में होली के अगले दिन आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। निहंग सिंह गटका, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्धाभ्यास का प्रदर्शन करते हैं। कीर्तन और लंगर का आयोजन भी होता है। इसके पीछे का इतिहास है, 1699 के बाद खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह ने समुदाय को आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सैन्य रूप से भी सशक्त बनाने पर जोर दिया। होला मोहल्ला उसी उद्देश्य से शुरू किया गया, ताकि सिख योद्धा अपनी तैयारी और अनुशासन का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सके। ये रंगों से ज्यादा साहस और शक्ति का उत्सव है। वहीं पश्चिम बंगाल में होली डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है, अबीर अर्पित किया जाता है और भक्ति गीत गाए जाते हैं। शांति निकेतन में छात्र छात्राएं पीले वस्त्र पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इसके पीछे की कहानी, डोल यात्रा मूलतः वैष्णव परंपरा से जुड़ी है और राधा कृष्ण की प्रेम लीला का प्रतीक है। वहीं मणिपुर में होली 5 दिनों तक याओ सांग के रूप में मनाई जाती है। झोपड़ी दहन, दान मांगने की परंपरा और थाबल चोंगबा लोक नृत्य इसका हिस्सा है। इसके पीछे की कहानी है, 18वीं शताब्दी में मणिपुर में वैष्णव धर्म के प्रभाव के बाद होली यहाँ लोकप्रिय हुई, लेकिन स्थानीय मैती संस्कृति के साथ मिलकर यह अलग रूप में विकसित हुई। याओ सांग मेई थाबा की परंपरा संभवतः पुराने स्थानीय अग्नि उत्सवों से जुड़ी है, जिसे बाद में होली से जोड़ा गया।
वहीं गोवा में शिमगो के दौरान झांकियां, लोक नृत्य और ढोल ताशों के साथ वसंत का स्वागत किया जाता है। ढक्तो और वादलो शिग्मो इसके दो रूप हैं। शिग्मो मूलतः एक कृषि और वसंत उत्सव था जो फसल कटाई और नए मौसम के आगमन का प्रतीक था। बाद में इसमें पौराणिक कथाएं और रंगों की परंपरा जुड़ गई। ये प्रकृति और लोक जीवन का उत्सव है। वहीं केरल के कोंकणी समुदाय के मंदिरों में पहले पूजा होती है और फिर हल्दी मिश्रित पानी से उत्सव मनाया जाता है। लोकगीत और नृत्य भी होते हैं। वहीं दक्षिण भारत में होली व्यापक रूप से नहीं फैली, लेकिन कोंकणी समुदाय अपनी परंपरा के साथ इसे मनाता है। हल्दी का प्रयोग शुद्धता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। ये स्थानीय मंदिर परंपरा से जुड़ा उत्सव है, न कि बड़े स्तर की पौराणिक कथा से। ओडिशा में होली डोल पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इस दिन राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है और भक्त अबीर लगाकर उत्सव मनाते हैं। डोल पूर्णिमा राधा कृष्ण की आराधना और वसंत के स्वागत का प्रतीक है। ये होली का धार्मिक रूप है जिसमें रंग से ज्यादा भक्ति प्रमुख होती है। कुल मिलाकर सभी राज्यों में होली का मूल भाव वसंत का स्वागत, अच्छाई की जीत और सामुदायिक मेलजोल समान है, लेकिन हर क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों, धार्मिक मान्यताओं और लोक संस्कृति के मुताबिक इसे अलग रंग दे दिया गया। यही विविधता होली को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक बनाती है। हालांकि हर बड़ा त्योहार सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं होता, वो सोशल पावर भी होता है। भीड़, नारे, रंग पहचान होता है। फेस्टिवल एकता भी ला सकता है और विभाजन भी। कभी कभी त्योहार पब्लिक शो बन जाते हैं, पावर डिस्प्ले। लेकिन याद रखना चाहिए, त्योहार का असली मकसद सेलिब्रेशन है, डोमिनेशन नहीं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। खासकर उत्तर भारत में बुरा न मानो होली है, ये बार बार सुनने को मिलता है। ये लाइन क्यूट लगती है, लेकिन कई बार ये बहाना बन जाती है। जब कोई बिना पूछे रंग लगा दे, जब कोई भीड़ में गलत टच करे, जब कोई शराब के नशे में लिमिट क्रॉस करे और फिर हंसकर कह दे, अरे यार ये फेस्टिवल है। नहीं, त्योहार कोई लाइसेंस नहीं है, ये कोई परमिशन स्लिप नहीं है कि आप किसी की बॉडी, किसी की बाउंड्री, किसी की डिग्निटी को इग्नोर कर दें। होली है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पूछे किसी को छू सकते हैं। होली है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी मस्ती किसी और की मजबूरी बन जाए। सहमति क्या है? सहमति का मतलब है सामने वाले की साफ और खुलकर कही हुई हाँ। ऐसी हाँ जो किसी डर से ना निकली हो, किसी दबाव से ना निकली हो, किसी शर्म या मजबूरी से ना निकली हो। सहमति का मतलब है सामने वाला आराम से हो, सुरक्षित महसूस कर रहा हो और अपनी इच्छा से हाँ कह रहा हो। और सबसे जरूरी बात, सहमति कभी भी वापस ली जा सकती है। अगर किसी ने पहले हाँ कहा था लेकिन अब वो मना कर रहा है तो अब नहीं मान है। अगर कोई चुप है तो वो हाँ नहीं है। अगर कोई मुस्कुराकर बात टाल रहा है तो वो भी हाँ नहीं है। और अगर कोई असहज दिख रहा है तो वो भी हाँ नहीं है। और अगर कोई साफ कह दे नहीं तो वो पूरा वाक्य है। उसे समझाने की जरूरत नहीं है, उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। ना का मतलब सिर्फ ना होता है। त्योहार हो, मजाक हो, भीड़ हो, कोई भी मौका हो, सहमति की अहमियत कम नहीं होती। होली हो सकती है, मस्ती हो सकती है, लेकिन किसी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। यही असली सम्मान है। सच्चाई है कि होली के दिन कई महिलाएं असहज फील करती हैं। कई घरों में पेरेंट्स कहते हैं कि आज बाहर मत जाना क्योंकि सोसाइटी सेफ नहीं लगती। ये असहज सच है। अगर फेस्टिवल किसी को घर में बंद रहने पर मजबूर कर दे तो हमें सोचना पड़ेगा। भीड़, तेज संगीत, अचानक टच, किसी के लिए फन है, किसी के लिए पैनिक अटैक है। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। सहानुभूति सबसे जरूरी है। बच्चों को छोटी उम्र से ही ये सिखाना जरूरी है कि किसी भी इंसान की अपनी एक पर्सनल बाउंड्री होती है। अगर बच्चे पूछे जबरदस्ती रंग क्यों नहीं लगा सकते तो सीधा जवाब होना चाहिए क्योंकि हर इंसान की मर्जी मायने रखती है। उन्हें समझाएं कि जैसा उन्हें अच्छा नहीं लगता जब कोई उनकी पसंद के खिलाफ कुछ भी करे, वैसे ही दूसरों को भी बुरा लग सकता है। रिस्पेक्ट का मतलब है सामने वाले की बात सुनना, उसकी नहीं को मानना और उसके शरीर और स्पेस का सम्मान करना। अगर हम बचपन से बच्चों को ये सिखा दें कि बिना पूछे छूना या कुछ भी करना ठीक नहीं है तो वे बड़े होकर ज्यादा संवेदनशील और समझदार और जिम्मेदार इंसान बनेंगे।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।